तो मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन ने बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी। 13 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। बिहार से ललन सिंह और तेजस्वी यादव शामिल हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी कमेटी का हिस्सा। शरद पवार, एमके स्टालिन भी शामिल हुए हैं। संयोजक के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बिहार से ललन सिंह और तेजस्वी को शामिल किया गया है। कन्वीनर का नाम अभी नहीं आया है। इंडिया गठबंधन ने बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी। 13 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन है। बिहार से ललन सिंह और तेजस्वी यादव शामिल है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी कमेटी का हिस्सा है। वहीं शरद पवार, इनके स्टालिन भी उसमें शामिल हैं। संयोजक के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां इंडिया गठबंधन ने अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में नीतीश कुमार हैं, उनके अलावा उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, सोनिया गांधी हैं, सब बड़े बड़े नेता हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव हैं। 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ललन सिंह यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वहीं एमके स्टालिन, शरद पवार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हैं। शरद पवार भी कमेटी में शामिल है, एमके स्टालिन, वहीं तेजस्वी यादव, शरद पवार, उसके अलावा आप राघव चड्ढा, सपा से जावेद खान शामिल है। आपसे राघव चड्ढा शामिल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए कि ये जो अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, संयोजक का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसके क्या राजनीतिक महत्व है और इसका क्या असर पड़ने वाला आने वाले आगामी चुनाव पर? देखिए, 3 दिनों की यह तीसरी बैठक थी इंडिया गठबंधन की, और 2 दिनों की बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि काशिफ की सबसे बड़ी बात कि 13 सदस्यीय सह कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है। यानी कि इसमें जो सदस्य हैं वो जो मुख्य संयोजक होंगे उनको सहयोग करेंगे, और इसमें युवा चेहरा को पहली प्राथमिकता दी गई है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, एमके स्टालिन शामिल हैं, हेमंत सोरेन शामिल हैं, यानी कि 2 मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। इसके अलावे बिहार से अगर बात की जाए तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं वो इसमें शामिल हैं, फिर डी राजा जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं वो शामिल हैं, केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव है वो शामिल हैं, अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी हैं वो इसमें शामिल हैं। तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में और में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह जिन्होंने किया है, लंबे अरसे तक उनको राजनीति की समझ है, तो वो उनको भी शामिल किया गया। तो एक तरह से कहिए कि ये महत्वपूर्ण कमेटी ये बनाई गई है। तीसरी बैठक थी, और इस तीसरी बैठक का लबोलुब आप यह कर लीजिए कि अब नेताओं ने यह मानना शुरू किया है कि कहीं न कहीं उन्हें जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, और ये जिम्मेवारी अब दी जा रही है। मतलब हर राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको इस कमेटी में शामिल किया गया है। जहाँ तक मुख्य संयोजक की बात है तो वो लगता है कि अगली बैठक में हो सकता है कि इस पर फैसला हो। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो कुल सब मिल करके एक रैली आयोजित करेंगे। एक बड़ी रैली होगी जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ होगी। उसके बाद फिर सीटों के तालमेल को लेकर के भी अगली बैठक में विचार होगा। फिर मुद्दे क्या क्या हों, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाया जाए, और जो चुनावी घोषणा पत्र हैं वो किस तरह से तैयार हो, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जिस पर सब का ध्यान लगा हुआ था कि आज संयोजक पद के लिए किसी न किसी नेता को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी, वह अभी नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी है, उसमें मेंबर सब तो बने हैं, लेकिन उसका नेतृत्व कौन करेगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और ये कह सकते हैं कि यह सस्पेंस जानबूझ करके भी इंडिया गठबंधन के नेता बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वो जो गठबंधन के तहत जो विभिन्न तरह की बातें आ रही हैं, जो एजेंडे आ रही हैं, उस एजेंडों पर आम सहमति हो और तब जाकर के फिर किसी को जिम्मेवारी सौंपी जाए। यह भी रणनीति होती है। लेकिन इन जो 13 सदस्य सह कोऑर्डिनेटर की कमेटी जो बनी है उसमें ये कह सकते हैं कि सभी जो दल हैं, जो दल सही में उनका जनाधार है और कहीं न कहीं विपक्षी एकता की मुहिम में सबसे पहले उन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, उन दलों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और लगभग जो 13 प्रमुख दल हैं, उन 13
मुख्य दल के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। तो एक तरह से कहिए कि 2 कदम और आगे बढ़ी है इंडिया गठबंधन, और उसका लबोलुआब ये है कि आने वाले दिनों में फिर ये लोग बैठेंगे और बैठ कर के विचार करेंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि जिन लोगों को दी गई है जिम्मेवारी, अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में तेजस्वी और अगर ललन एक साथ बैठ करके कोई रणनीति बनाते हैं, तो चूँकि यहाँ पे आरजेडी और जदयू सरकार में भी शामिल है, कांग्रेस भी सरकार में शामिल है, तो एक तरह से कहिए कि वो मजबूती मिलेगी और वह रणनीति जो होगी वो अंतिम रूप से कारगर वही मान्य होगा। चूँकि जो लीडरशिप है वो इन्हीं लोगों के जिम्मे है। M.K. स्टालिन की बात करिए, अगर तमिलनाडु में इस तरह की बात इसकी जिम्मेवारी उनको दी गई है, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस राज्य का जो माहौल है, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है, उसका जो राजनीतिक समीकरण है, उसमें M.K. स्टालिन से बढ़ के इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती है। वामपंथी दलों की बात कर लें तो CPI और CPM के जो प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, तो निश्चित रूप से केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जैसे जो वामपंथी जनाधार वाले राज्य हैं, वहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए, इस रणनीति को वही सही तरीके से रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक जिम्मेवारी दी गई है, अब इन लोगों को फिर क्या टास्क दिया जाता है कि ये लोग अगर सही संयोजक बनाए गए हैं तो फिर इन लोगों को करना क्या है, किस तरह से अपने गठबंधन के दलों को एक सूत्र में पिरो करके रखना है, और फिर आगे की कैसे रणनीति बनानी है जिसमें जनता को भी अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। तो एक तरह से कही कि ये जिम्मेवारी हुई है, मिली है, और आगे अब देखना है कि कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो फिर उसमें बैठक में क्या क्या हुआ उस पर विस्तृत रूप से नेता क्या बतलाते हैं। काशी, फिलहाल जो अमृत का मंथन हुआ है उसमें तो 13 सदस्य कोऑर्डिनेशन टीम एक बनी है और संयोजक का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी सारी जानकारी के लिए।